this video we will discuss about the first chapter of class 12, that is a solid state. एंड इसका जो वेटेज होता है ये 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं. सो जैसे कि स्टार्ट करते हैं तो उनको पता है कि जो मैटर होता है, मैटर हैज़ 3 स्टेट में होता है. पहला तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड दिस क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट. अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट के, सो मैटर जिससे भी मिलकर बना हुआ है, मे बी एटम से होगा, आयन मॉलिक्यूल, इन्हीं सबसे मिलकर बना होगा, तो वो हमारे कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट. इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच बाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज द इंटरमोलिकुलर फोर्स. जो कॉन्स्टिट्यूएंट को बाइंड करके रखता है आपस में, वो हमारा कहलाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स. दो कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में जो स्पेस होता है, दैट इज नोन एज द इंटरमोलिकुलर स्पेस. इंटरमोलिकुलर फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, देन लिक्विड एंड गैस में. इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है, देन लिक्विड में होता है और फिर सॉलिड में. इंटरमोलिकुलर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस के. मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो स्पेस कम होगा. बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे. लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. नाउ कमिंग ऑन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड. बेसिकली इस चीज़ों को हम लोग तो पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार पढ़ते हैं. जो कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड का दिया जाता है वो बेस्ड होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पर ही. तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होता है? दे हैव द डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप. क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं, इसलिए इनका जो मास, वॉल्यूम और शेप होता है वो तीनों ही डेफिनेट होता है. सेकेंड इन द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट. क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, सो स्पेस दोनों के बीच में नहीं होगा. थर्ड यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं. वो सॉलिड में इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट. जबकि लिक्विड और गैस में क्या होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस काफ़ी इनफ होता है, सो ये कॉन्स्टिट्यूएंट आसानी से होल ऑफ द मैटर में क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं. जैसे गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट है तो इधर उधर ये आसानी से मूव कर सकते हैं, बट सॉलिड में नहीं मूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है मूवमेंट करने के लिए. अब होता क्या है कि अगर हम सॉलिड को हीट देंगे, एनर्जी देंगे, सो इट कैन वाइब्रेट बाई इट्स मीन पोजीशन. अपने मीन पोजीशन से ये थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन मूवमेंट नहीं करेगा. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वाइब्रेट कर सकते हैं अपने मीन पोजीशन से, लेकिन ये मूवमेंट नहीं करेगा यहाँ पर. नाउ द फोर्थ पॉइंट, दे आर द इनकम्प्रेसिबल, रिजिड एंड हार्ड. क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, तो हम कितना भी प्रेशर लगाएंगे वो क्या होगा, कंप्रेस नहीं होगा. ठीक है. सो नाउ सॉलिड इज अ फर्दर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट. ये दो तरह का होता है. पहला तो हमारा होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा हमारा क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है. अगर हम क्रिस्टलाइन के बारे में बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही परफेक्ट और रेगुलर मैनर में होता है. आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं, दो तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट आपको दिखाया गया. पहला तो रेड है, दूसरा ब्लू है. दोनों का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी परफेक्ट मैनर में है. तो इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट का, उसको उन सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. नाउ कमिंग ऑन द एमॉर्फस सॉलिड. एमॉर्फस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ये बहुत ही इरेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं. एमॉर्फस, ये जो एमॉर्फस वर्ड है, इट इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज एमॉर्फे. एमॉर्फे का मतलब होता है इरेगुलेशन. सो जो कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट एमॉर्फस सॉलिड में होता है वो काफ़ी इरेगुलर मैनर में होता है. इमेज में आप देख रहे होंगे, सेम यहाँ पे वही कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज ब्लू एंड रेड, लेकिन इनका जो पैटर्न है अरेंजमेंट का वो काफ़ी कुछ फिक्स नहीं है, इरेगुलर में है एन इंटायर सॉलिड. सो दे आर कंसिडर्ड एमॉर्फस सॉलिड. अभी बेसिकली हमको यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है. हम यहाँ पे डिफरेंस लेकर चलेंगे. तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, शेप. क्योंकि क्रिस्टलाइन में सॉलिड में जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट बहुत ही फिक्स्ड ऑर्डर में होता है, सो इनका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो बहुत फिक्स्ड होता है. एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, इरेगुलर मैनर में होता है, तो इनका जो ओवरऑल ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो भी हमारा क्या होता है, इरेगुलर शेप का होगा. नाउ कमिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट. क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है और बहुत ही शार्प होता है और हाई होता है. ये बिकॉज ऑफ हाई क्यों होता है, हाई इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से इंटरैक्ट में बाइंड है, तो हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा मेल्ट करने के लिए, ज़्यादा एनर्जी देनी होगी इनको ब्रेक करने के लिए इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को. इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है. शार्प का मतलब क्या है कि जैसे अगर सपोज इसका मेल्टिंग पॉइंट इस लाइन का 70 डिग्री सेल्सियस है, तो एट 70 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा, ये लिक्विड फॉर्म में आएगा. इससे पहले हमारा क्या होगा, ये लिक्विड में नहीं आएगा. इवन ये 69 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करेंगे उस कंडीशन पर भी ये सॉलिड में बना रहेगा. अब आते हैं हम लोग एमॉर्फस में. सो एमॉर्फस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये शार्प नहीं होता है. इट ग्रेडली सॉफ्टन ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड एक्वायर द डिफरेंट काइंड ऑफ द शेप्स. सो अगर एमॉर्फस सॉलिड में अगर हम टेम्परेचर देते जाएंगे तो ये डिफरेंट शेप एक्वायर करता जाता है, लेकिन
मेल्ट होगा अपने मेल्टिंग पॉइंट पर ही, लेकिन उससे पहले ही हमारा क्या होता है, डिफरेंट शेप में ये एक्वायर करने लगता है। अच्छा, इसके एमॉर्फस सॉलिड का जैसे एग्जांपल हम देखें तो वैक्स हो गया, ग्लासेस हो गए, ये कुछ इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर हम वैक्स को हीट करें तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है उस पर तो मेल्ट होगा ही, लेकिन उससे पहले ही ये अपना शेप चेंज करने लगता है, फ्लोइंग नेचर में आने लगता है, मतलब डिफरेंट शेप एक्वायर करने लगता है। नाउ कमिंग ऑन द क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का बहुत फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। अगर हम इसको कट करेंगे तो जो हमें पीसेस मिलेंगे वो भी हमारे क्या होते हैं, रेगुलर ऑर्डर में होते हैं। उनके जो सरफेस होते हैं वो भी हमारे क्या होंगे, स्मूथ और काफ़ी प्लेन होंगे। बट एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम जब कट करते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट तो इरेगुलर था, तो जो इसमें पीसेस मिलते हैं वो भी हमें क्या मिलते हैं, इरेगुलर ऑर्डर वाले मिलते हैं, इरेगुलर सरफेस वाले होते हैं। नाउ कमिंग ऑन द हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, दैट इज अ लेटेंट हीट। स्टेट चेंज करने के लिए जो हमको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज अ हीट ऑफ फ्यूजन। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है ये हीट ऑफ फ्यूजन हमारा क्या होता है, डेफिनेट होता है। एमॉर्फस में क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है। नाउ कमिंग ऑन द एनाइसोट्रॉपिक नेचर। एनाइसोट्रॉपिक नेचर में अगर हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, सो इट इज एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ एनाइसोट्रॉपिक, द फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर द डिफरेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। तो और अगर हम एमॉर्फस में बात करते हैं, सो इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ऐसा होता क्यों है कि ये क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक और हमारा एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक है, ये इसके अरेंजमेंट की वजह से होता है कॉन्स्टिट्यूएंट के। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखें, यहाँ पर आपको इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का इमेज दिखाया गया है। इस इमेज में दो डायरेक्शंस दिखाए गए हैं, एक ब्लू स्काई ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का डायरेक्शन है। जब हम बात करते हैं किसी फिजिकल स्टडी की, अगर हम स्काई ब्लू डायरेक्शन में स्टडी करते हैं तो स्काई ब्लू डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे कि जो इंटरेक्शन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट का इस डायरेक्शन में, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट का हो रहा है, दैट इज अ रेड फिर रेड ब्लू, इस तरह से कुछ। अगर हम बात करते हैं ग्रीन डायरेक्शन में, सो इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सिमिलर नेचर के हैं। सो सिमिलर नेचर का यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा डायरेक्शन में हमारे क्या हो रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट का इंटरेक्शन हो रहा है। सो दोनों ही डायरेक्शन में क्या होंगे, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, अगर हम इस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो दोनों ही डायरेक्शन में अलग अलग हमारा आएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। नाउ कमिंग ऑन द एमॉर्फस में, दैट इज आइसोट्रॉपिक। सो इसका इमेज आप देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एमॉर्फस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट होता है इरेगुलर मैनर में होता है। सो अगर हम किसी भी डायरेक्शन में अगर हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, सो हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूएंट का जो इंटरेक्शन होगा वो हमेशा इरेगुलर मैनर में आएगा हर डायरेक्शन में। सो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रॉपिक होती है, हर डायरेक्शन में सेम होती है। नाउ कमिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड। सो नेचर ऑफ सॉलिड में हमारा क्या होता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रू सॉलिड्स, वाइल एमॉर्फस सॉलिड इज कंसिडर्ड एज अ स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। अब ये स्यूडो सॉलिड का मतलब क्या होता है, स्यूडो सॉलिड का मतलब है कि ये देखने में तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह ही लगता है, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो हमारा अरेंजमेंट परफेक्ट ऑर्डर में होता है, यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट परफेक्ट ऑर्डर में नहीं होता है, देखने में क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह लगता है लेकिन है नहीं ये, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स। दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। अब ये सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, इसको समझने के लिए इसके पहले एग्जांपल्स को हम समझते हैं। जैसे हमारा रबर हो गया, ग्लासेस, वैक्स, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, एमॉर्फस में ही होते हैं। अब ग्लास को भी हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, जितने भी एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहलाते हैं। सो ऐसा क्यों है कि एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें कि वाई ग्लास कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। सो रीज़न इसका यही है कि जब हम ग्लास का फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले उसको करते हैं क्या है, उसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, हीट करने के बाद में रैपिड वे में उसको काफ़ी डाउन टेम्परेचर पर उसको कूल किया जाता है। सो इसी प्रोसेस से हमारा ग्लास फॉर्म होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी डाउन टेम्परेचर पर हीट कूल कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड। और एमॉर्फस सॉलिड में जैसे हमने पहले ही देखा कि इसमें क्या होता है, जैसे लिक्विड में फ्लोइंग नेचर होता है, ऐसे एमॉर्फस सॉलिड में भी फ्लोइंग होता है ओवर द डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो इसलिए हम लोग इसको लिक्विड भी बोलते हैं। सो इसीलिए हम लोग ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। फ्लोइंग नेचर आपने देखा होगा कि कुछ जो हमारे ग्लासेस होते हैं, ओल्ड ग्लासेस आप देखेंगे, जैसे जो पुरानी बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे हमारा क्या होता है, ग्लासेस थिक होता है, और ऊपर के जो बीच में ग्लासेस होते हैं ये हमारा क्या होता है, थिन होता है।
एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इन्वायरमेंट का चेंज होता रहता है, उससे हमारा क्या होता है, ग्लासेस में भी हमारा क्या होता है, फ्लोइंग नेचर होता है। तो ये ग्लास फ्लो होकर अपने खुद के वेट होने की वजह से ये फ्लो होकर क्या होता है, नीचे आके एक्यूमुलेट होने लगता है। इसलिए नीचे का सर्फेस नीचे का जो पोर्शन होता है ये थिक हो जाता है, और बीच का जो पोर्शन होता है थोड़ा सा, और ऊपर का जो होता है ये हमारा थिन हो जाता है। एग्जाम्पल से अगर हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन में, तो क्रिस्टलाइन में हमारा क्या होता है, सॉल्ट्स हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं क्रिस्टलाइन। बाकी ग्लासेस, रबर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट अगर हम देखें तो ये जो हमारा होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। आप यहाँ इमेज में देख रहे होंगे कि जो पैटर्न है क्रिस्टलाइन में, वो काफ़ी, जो अरेंजमेंट हमको दिख रहा है वो काफ़ी लॉन्ग एरिया में दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में सिमिलर पैटर्न हमको दिख रहा है, सो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। और बाकी यहाँ पर अगर हम एमॉर्फस में देखें तो हमारा क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। शॉर्ट रेंज मतलब कि कोई भी हमको फिक्स अरेंजमेंट यहाँ दिख नहीं रहा है, कोई भी फिक्स पैटर्न को अगर हम लेकर चलें तो वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में वो फैला नहीं हुआ है, हर थोड़े टाइम के बाद क्या हो रहा है, पैटर्न हमारा चेंज होता जा रहा है। दैट इज जस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फर्दर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग। फर्स्ट आयनिक सॉलिड, सेकेंड मॉलिकुलर, थर्ड कोवेलेंट एंड फोर्थ इज अ मेटलिक सॉलिड्स। सो अगर हम बात करते हैं आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे। जितने भी आयनिक हमारे कंपाउंड होते हैं वो हमारे जो सॉलिड्स उनके जो होते हैं वो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जो फोर्स ऑफ ऑपरेट करता है कैटायन और एनायन को बाइंड करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। एग्जांपल जैसे हमने क्या ले लिया, NaCl का एग्जांपल, NaCl हम कंपाउंड ले रहे हैं, तो ये हमारा आयनिक नेचर का होता है। तो इनका जो सॉलिड होगा हमारा क्या होगा, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। Na+ और Cl- जो बाइंड होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमारा क्या होता है, बाइंड होता है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या, ये ब्रिटल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसमें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हार्ड नेचर का होता है क्योंकि डेंसिटीज़ की हाई होती है ड्यू टू क्लोज पैकिंग। कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। सॉलिड में अगर जो हमारा होता है, हमारा इंसुलेटर होता है, मॉल्टन स्टेट में ये कंडक्टर होता है। सॉलिड में इंसुलेटर इसलिए होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें क्या है अप्लीकेबल होता है सॉलिड में। ये आयंस मूव नहीं कर सकते हैं, फ्री नहीं हो पाते हैं, फिक्स रहते हैं एक जगह पर, तो इसलिए हमारा क्या है, इंसुलेटर है। मॉल्टन में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो रिमूव हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, आयंस फ्री जाते हैं मूव करने के लिए, इसलिए हमारा कंडक्टर हो जाता है। एग्जाम्पल्स में हमारे बात करेंगे NaCl, KCl, MgCl2, ये सारे हमारे क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नाउ कमिंग ऑन द मेटलिक सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं इसमें मेटल कर्नल्स होते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल कर्नल्स हमारा क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं, इट हैव टेंडेंसी टू लूज इट्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। ये अपना वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेटल्स लूज आउट कर देते हैं। लूज करने के बाद में जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज फॉर्म होता है, दैट इज कैटायन, वो हमारा क्या कहलाता है, मेटल कर्नल कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारा क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन पूल के बारे में अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पूल मॉडल ऑफ द मेटलिक सॉलिड, सो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मेटल कर्नल्स होते हैं, वो पूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि स्विमिंग पूल्स में हमारी ह्यूमन बॉडी स्विम करते हैं, इन द सेम वे मेटलिक सॉलिड में जो मेटल कर्नल्स होते हैं वो स्विमिंग पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अरेंज होते हैं। इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और हमारे मेटलिक कर्नल्स यहाँ पे ऐसे अरेंज होगा। सेकेंड यहाँ पे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द मेटल कर्नल, ये हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, तभी ये मेटलिक सॉलिड न्यूट्रलाइज होगा, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। जितने मेटल कर्नल पर चार्ज होंगे उतने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो फोर्स ऑपरेट करता है मेटल कर्नल और इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने के लिए, दैट बॉन्ड इज द मेटलिक बॉन्ड, उसको हम लोग मेटलिक बॉन्ड बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये वेरिएबल हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट का है, मेलेबल एंड डक्टाइल नेचर का होता है। मेलेबल, डक्टाइल मतलब वायर बनाना और थिन शीट फॉर्म करना। ये वायर और थिन शीट क्यों फॉर्म कर लेता है ये सॉलिड, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं सो मेटल कर्नल्स जो होते हैं अपने पोजीशन से मूव कर जाते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब इसको पीटते हैं या प्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो मेटल कर्नल्स हैं ये अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जिससे इनका शेप चेंज हो जाता है, इसीलिए ये मेलेबल और डक्टाइल नेचर का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, ये कंडक्टर होता है बिकॉज इट कंटेन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मूव कर सकता है बॉडी में, सॉलिड में, इसलिए कंडक्टर होता है। एक और पॉइंट होता है, ये हमारा क्या होता है, कलर्ड भी होता है। मेटल्स में अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, और ये कलर भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। नाउ कमिंग ऑन द मॉलिकुलर सॉलिड, सो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमारे
तीन तरह के होते हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। तो इसीलिए मॉलिकुलर सॉलिड भी हमारे क्या होंगे, तीन तरह से होंगे, डेट इज नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिकुलर सॉलिड। नाउ कमिंग ऑन द नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। सो इन नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे होंगे, जो नॉन पोलर नेचर के हों, लाइक हीलियम, आर्गन, ये सारे हो गए, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाले जो भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, H2Cl2I2। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी पोलैरिटी जनरेट नहीं है ऐसे मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई भी चार्ज तो जनरेट होने वाला नहीं है इसमें। सो ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ये किससे इंटरैक्ट होते हैं, ये वीक लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स से क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं। और ये फोर्स हमारा क्या होता है, बहुत ही वीक नेचर का होता है। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, सो ये सॉफ्ट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जो इंटरेक्शन हो रहा है इनमें बहुत ही वीक इंटरेक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन और लंडन फोर्स से हो रहा है। सो इसलिए हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरा नॉन कंडक्टर होता है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ द मोबाइल चार्जेस। यूजली इन द गैसेस स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स बहुत ही वीक है, इसलिए यूजली गैसेस पे होगा और लिक्विड फॉर्म में होता है एट द रूम टेम्परेचर। नाउ कमिंग ऑन द पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। सो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारे क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो कुछ होंगे। जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया। HCl में अगर हम बात करते हैं तो इस पर हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है पार्शियली, इसके ऊपर पार्शियली निगेटिवली चार्ज होता है। इन द सेम वे अगर हम SO2 की बात करें, सो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन सल्फर। सो यहाँ पे पार्शियली निगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो यहाँ पे दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, डाइपोल जनरेट हो जाते हैं, और इसी डाइपोल होने की वजह से क्या होता है, इसमें इंट्रैक्शन होने लगता है। दैट इंट्रैक्शन नोन एज अ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये लिटिल बिट ये स्ट्रांग होता है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, कंपेरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है। आयंस तो यहाँ जनरेट हो रहे हैं, बट ये आयंस मोबाइल नहीं हो पाते हैं, उतने एक्सटेंट में यहाँ पे नहीं है जितने हमारे आयनिक सॉलिड्स में थे, इसलिए हमारा क्या होता है, नॉन कंडक्टर नेचर का होता है। ना कमिंग ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। सो इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हमारा क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में फॉर्म होता है, हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल साइज एटम्स के बीच में फॉर्म होता है, दैट इज हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच में। सो मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एग्जांपल जैसे HF हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया। सो ऐसा हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, कुछ इस तरह से बाइंड होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो वोलेटाइल, लिक्विड, सॉफ्ट, सॉलिड होते हैं। और नॉन कंडक्टर ये भी होता है क्योंकि इसमें कोई फ्री मोबाइल आयंस नहीं है। कमिंग ऑन द कोवैलेंट सॉलिड्स। इन कोवैलेंट सॉलिड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स एटम्स होते हैं, जो कि लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। जो कॉन्स्टिट्यूएंट बाइंड होते हैं हमारे किससे बाइंड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से बाइंड होते हैं। एंड इट फॉर्म द जेंट मॉलिक्यूल्स दैट इज नोन एज द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड्स हमारे दो तरह के होते हैं। अगर कोवैलेंट सॉलिड हमारा 3 डायमेंशनल फॉर्म में होगा, मतलब 3 डायमेंशन में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, सो दैट इज नोन एज द 3 डायमेंशनल एक्सटेंशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में फॉर्म हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल एक्सटेंशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। इसका एग्जाम 3 डायमेंशन में हमारा क्या हो गया, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड और डायमंड हो गया, बेस्ट एग्जांपल डायमंड है। और 2 डायमेंशनल में हमारा बेस्ट एग्जांपल हमारा ग्रेफाइट हो गया। अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं तो इनमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सो पहला तो हमारा जो 3 डायमेंशन में हमारा डायमंड आता है। सो डायमंड में हमारा क्या होता है कि कार्बन जैसे हमारा होता है दूसरे कार्बन से अटैच्ड होता है। ये यहाँ हाइब्रिडेशन अगर हम देखें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है ये। दूसरा हमारा क्या होता है, ये 3D इंटरलॉकिंग होती है, मतलब काफ़ी क्लोज्ड पैक्ड होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। और इंटरलॉकिंग इसमें बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए हमारा क्या होता है, बहुत ही हार्ड नेचर का होता है। हार्ड नेचर इसका इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो इंटरलॉक्ड शेप होता है इसी की वजह से। दूसरा है नॉन कंडक्टर होता है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। नाउ कमिंग ऑन द 2D दैट इज अ ग्रेफाइट्स। सो इसमें जो हमारा इसका जो शेप हम लोग देखेंगे तो शेप हमारा क्या होता है, हेक्सागोनल शीट फॉर्म में होता है, मतलब एक कार्बन जो होता है अदर 3 कार्बन से हमारे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और एक जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टोटली फ्री हो जाता है। हाइब्रिडेशन यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये जो 4th इलेक्ट्रॉन जो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता ये फ्री रहता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा क्या होता है, ये कंडक्टर होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, ये 3 लेयर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जितने भी हेक्सागोनल शीट्स होते हैं ये वीक वंडरवॉल फोर्स से क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं और लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। 2 लेयर्स के बीच में अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ नैनोमीटर में एग्जैक्टली ये
304 पिकोमीटर के नियर अबाउट होता है। तो ये दोनों बाइंड जो होते हैं लेयर्स, ये वीक वंडर वाल फोर्स से बाइंड हुए होते हैं। इस एक्सेप्शनली हमारा जो ग्रेफाइट होता है ये हमारा क्या है, नॉन मेटलिक है, स्टिल ये हमारा क्या होता है, कंडक्टर की तरह वर्क करता है, बिकॉज ऑफ इट कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।